ट्रायल एंड एरर में क्या था? ट्रायल एंड एरर में हम लोग अभ्यास करते थे और अभ्यास से अपनी त्रुटियों को रिड्यूस करते थे। इनसाइट में हमको ऐसे अभ्यास की जरूरत नहीं है। इनसाइट में हम अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सूझ से सीख लेते हैं और अनायास एक ही बार में सीख लेते हैं। इस थ्योरी को गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इसलिए कहते हैं क्योंकि गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा के एक शब्द से बना है जिसका अर्थ है होल, पूर्ण, समग्र। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे वो ये बहुत नापसंद करते थे कि लर्नर को हम ऐसी सिचुएशन में रखें जिसमें वो मजबूर होकर ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखे। एक सीखने वाला जो इंटेलिजेंट है, अगर उसको पूरी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करने दिया जाए तो वो इनसाइट से, अंतर्दृष्टि से सीखता है और किससे नहीं सीखता? प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने की जरूरत नहीं होती उसे। तो इसके लिए उन्होंने एक दो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। बहुत सिंपल सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप लोग को मजा आएगा इसको सुन के। कि एक चिंपैंजी लिया। अच्छा, चिंपैंजी क्यों लिया, चूहा क्यों नहीं लिया एक्सपेरिमेंट के लिए, ये बताइए। क्योंकि चिंपैंजी और ह्यूमन रिलेट करते हैं। हाँ, एंड बिकॉज चिंपैंजी जो है उन स्पीसीज में है दोज हु हैव गॉट हायर डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, और इनसाइट से सीखने के लिए तो हायर डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए ना। हुँ? तो इसलिए उन्होंने एक चिंपैंजी को लिया, उसका नाम था सुल्तान। मैं अच्छे से आपको कहानी सुनाऊंगी। तो सुल्तान को उन्होंने ऐसे बॉक्स में बंद किया जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी, अपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के हिसाब से उन्होंने रखी, और उसकी छत पे केले लटका दिए। अब सुल्तान जब अंदर गए तो उन्होंने बहुत उछल कूद की कि किसी तरह छत के केले मिल जाएं। अब वो इतने ऊंचे लगे थे कि उनको मिले नहीं। फिर उन्होंने देखा कि उस जगह पे, उस बॉक्स में सिर्फ एक बॉक्स और छोटा सा रखा है, वुडन। तो उछल कूद करके सुल्तान थक के बैठ गए। सडनली उनको ध्यान आया कि अरे ये बॉक्स रखा है। उसने उस बॉक्स को केलों के नीचे लगाया, उस पर खड़ा हुआ और उसने केले प्राप्त कर लिए। अच्छा, फिर सुल्तान को दूसरी सिचुएशन दी गई। उसमें एक बॉक्स की जगह कमरे में दो बॉक्स रखे गए। हम्म, अब सुल्तान ने एक बॉक्स लगाया, देखा कि नहीं पहुंच रहा है, थक हार के बैठ गया। सडनली फिर उसने उस बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स लगाया और वो केले तक पहुंच गया और उसने केले प्राप्त कर लिए। फिर उसकी एक सिचुएशन और बदली। उन्होंने क्या किया, दो बॉक्स तो रहने दिए और एक स्टिक दे दी और छत और ऊंची कर दी। अब दोनों बॉक्स लगा के भी उसको केले नहीं मिल रहे, तो उसने क्या किया कि दोनों बॉक्स लगाए, हाथ में स्टिक पकड़ी और केले निकाल लिए। फिर उन्होंने क्या किया, एक और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया, दो स्टिक्स कर दिए और हर स्टिक जो थी दूसरी स्टिक में फंस जाती थी। तो इस तरह से वो स्टिक लंबी हो गई और उसने उस लंबी स्टिक से केले प्राप्त कर लिए। कहने का तात्पर्य ये कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि हम कुछ छुपा के रखें। थॉर्नडाइक का जो पजल बॉक्स था उसमें वो मैकेनिज्म जिससे बिल्ली बाहर आती थी छुपा हुआ, उसको दिखाई नहीं पड़ता था। वो मजबूर थी उछल कूद करने के लिए, और उसमें से जब सडनली उसका पैर राइट लीवर पे पड़ता था तब वो बाहर निकलती थी। लेकिन इसमें, इस सिचुएशन में कोई चीज उन्होंने छुपाई नहीं, सब सामने है। और सीखने वाला प्राणी को अवसर मिलता है कि वो अपनी परिस्थिति का पूरा आकलन करके, उसके बीच सर्जर स्थापित करके और वो सीख ले। जैसे एक एग्जांपल, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, अगर आपको हम एक कमरे में भेजे जिसमें 5-6 स्विचेस लगे और आजकल के मॉडर्न जमाने की कंसील्ड वायरिंग है, तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपको पंखा चलाना है तो आपको 2-3 एरर्स करनी ही पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पंखा चलाना एकदम राइट स्विच पे पहली बार में आपका हाथ चला जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज कंसील्ड, छुपी हुई।
लेकिन अगर पुराने टाइप की जब से होती थी वायरिंग, उसमें सामने सब वायर्स दिखते थे, तो पंखे का कौन सा स्विच है हमें दिख रहा है तो हमने उसको ऑन कर लिया। हम्म? तो एक इंटेलिजेंट आदमी को जरूरत नहीं है कि वो ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखे, वो इंसाइट से भी सीख सकता है। अब इंसाइट की क्या विशेषताएं हैं, देखिए इंसाइट जो है, जब भी कोई परिस्थिति हो, जब भी हम सीखते हैं इंसाइट से, तो हमें पूरी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर बॉक्स कहीं छुपा रखा है तो कैसे इंसाइट से सीखेगा? सुल्तान कैसे सीखता अगर बॉक्स स्टिक सब छुपी छुपी होती? तो सामने थी तो उनके बीच में वो एसोसिएशन स्टेब्लिश कर सका और उन्हें सीख सका। दूसरी बात यह है कि सीखने के लिए, इस विधि से सीखने के लिए प्रेरणा भी जरूरी है। अगर आप में प्रेरणा नहीं है, सुल्तान कमरे में जाता, केले छत पे लगे, पेट भरा, वो सो जाता, है ना? तो देयर शुड बी एनफ मोटिवेशन टू मूव द ऑर्गेनिज्म टू लर्न। ये बात तो समझ में आई? इतना मुझे यस मैम। खराब लगता है। हाँ, आप लोग यस के मैम। रिएक्शंस नहीं लिखते हैं मुझे। हाँ, मुझे तो आदत है, आप लोगों से इंसेंटिव मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। आप लोग मेरे लेक्चर को आगे बढ़ाते हो, मैं अकेले कब बढ़ाती हूँ? और आप एकदम मौन हो जाते हो तो मुझे लगता है कि कैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़े। एनी तो दो बातें समझ में आई, पर इसमें क्या है, पहला तो परसेप्शन एज अ होल होगा, पूरी परिस्थिति का आकलन करने का उसे अवसर दिया जाएगा और उसके बीच वो अपने संबंध स्थापित करके सीख लेगा। दूसरी बात यह है कि उस वो उसके अंदर प्रेरणा भी बहुत जरूरी है। अगर प्रेरणा नहीं है, अभी हम बस इसके फौरन बाद हम प्रेरणा स्टार्ट करेंगे, आज ही शायद शुरू कर दूं, क्योंकि प्रेरणा के बिना कुछ भी सिखाना साइकोलॉजी में संभव नहीं होता। तो प्रेरणा है तभी आदमी सीखता है। अब वो भूखा ना होता तो जाके सुल्तान पजल बॉक्स के अंदर सो जाता। हुँ? लेकिन वो सो नहीं सका बिकॉज ही वॉज हंग्री, ही हैड टू लर्न। तो प्रेरणा होनी चाहिए। तीसरा, जो जब हम इंसाइट से सीखते हैं, तो इंसाइट से सीखने के लिए हमें कितनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, बिकॉज लोअर स्पीसीज, लोअर इंटेलिजेंस वाले स्पीसीज इंटेलिजेंट नहीं होते, तो वो इंसाइट से नहीं सीख। बात क्लियर हो गई है? हुँ? जितने हायर इंटेलिजेंस वाले हैं वो इंसाइट से सीख सकते। एक और बात है कि इंसाइट का डेवलपमेंट जो है अचानक होता है, एकदम अचानक। पहले उसने कभी नहीं किया होता लेकिन वो उसको कर लेता है। और अगर उसके बाद वेरिएशंस किए जाते हैं जैसे परिस्थितियों में, अब थॉर्नडाइक की बिल्ली का अगर लीवर जहां था, जहां से वो बाहर पैर पड़ने पर निकलती थी, अगर उस लीवर को दाएं से बाएं कर दीजिए तो वो सब मिस्टेक्स करने लगेगी। पर अगर आपने इनसाइट से सीखा है और थोड़ा वेरिएशन होता है, तो उस वेरिएशन के बाद आप आराम से अगले वेरिएशन को फेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में छोटे बच्चे जब किसी चीज पे चढ़ के नहीं ले पाते हैं तो क्या करते हैं, वो पैर से ऊपर उचक उचक के कोशिश करते हैं पाने की। पर सडनली वन फाइन डे दे डेवलप एन आइडिया कि अरे ये स्टूल रख के मैं इसको पा सकता हूँ। और जिस दिन उन्होंने ये सीख लिया कि इस स्टूल से वो पा सकते हैं, तो आपके घर की हाईएस्ट पोजीशन पे रखी चीज भी सेफ नहीं होती, बिकॉज देन दे लर्न कि अच्छा स्टूल से, जैसे डाइनिंग टेबल के ऊपर से कोई चीज चाहिए तो उन्होंने स्टूल रखा, स्टूल से चेयर के ऊपर आ गए, चेयर से टेबल के ऊपर आ गए, टेबल के पास जो अलमारी है उस तक पहुंच गए। तो ग्रेजुअली इंसाइट जो है, अगर आपने इंसाइट से सीखा है तो वो इंसाइट जो है बनी रहे, और वो उसकी मेमोरी खत्म नहीं होती। जैसे कंडीशनिंग में अगर कुत्ते को खाना नहीं मिलता टाइम से, तो वो रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता तो कुत्ता भूल जाता है ना? जरा भी चेंजेस से वो नहीं कर पाता। लेकिन इंसाइट एक मेथड है जिससे कि हम सब स्थायी रूप से सीख जाते हैं। देखिए, इस पे जनरली पूरा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इस पे शॉर्ट नोट्स आएंगे या सारी थ्योरीज एक साथ आएंगी, पर करना था तो मैंने उसको छोड़ा नहीं है। उसके बाद एक और है लर्निंग बाय इमिटेशन। मैंने आपको अभी बताया है कि बहुत सारी थ्योरीज हैं,
पर मुख्य ये चार है, और इन्हीं थ्योरीज के वेरिएशन से और थ्योरीज है। तो एक है अनुकरण से सीखना, नकल से सीखना। अच्छा बताइए, आप लोग फैशन कहाँ से सीखते? एक्ट्रेसेस को देख के। क्या आप? हाँ, नकल तो करके एक ना। ही बराबर के कौन हाँ, मांगे रहे तुम? नकल करके। तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग थोड़ा सा बोल देते हैं तो मुझे फूड टू टॉक मिल जाता है। तो अगर हम बहुत सारी चीजें जो हमने सीखी ही नहीं है, अगर हर चीज हम सीखने लगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें हम बिना कभी किए सिर्फ नकल से सीख लेते हैं। छोटे बच्चे कैसे रोल प्लेइंग करते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि हिंदुस्तान में गुड़िया ने जितने दायित्व माँ के माओ को सिखाए हैं, उतना किसी ने नहीं सिखाए होंगे। छोटी सी गुड़िया को लेके 3 साल की 2 साल की लड़की बैठती है, उसके भूख का टाइम है, उसके दवा का टाइम है, उसके सोने का टाइम है, उसके पढ़ने का टाइम है, एंड शी लर्न्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल फैमिली फ्रॉम दैट डे, जब वो माँ को नकल कर करके खेल गई। तो इमिटेशन जो है, ये एक ऐसा तरीका है सीखने का जो हम सब करते हैं। समटाइम्स वी आर कॉन्शियस। इमिटेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है चेतन कॉन्शियस, दूसरा है अनकॉन्शियस। समटाइम्स वी आर कॉन्शियस कि हम किसी की नकल कर रहे हैं, हम नकल से सीख रहे हैं। कई बार हम लोग नहीं जानते कि हम किसकी नकल कर रहे हैं, पर हम सीख रहे होते हैं। आप 2 मिनट टाइम लीजिएगा, इसके बाद जब मैं बोलना बंद करूंगी, और सोचिएगा मैंने क्या कहा। आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में, आपके एटीट्यूड्स में, आपकी हैंडराइटिंग में, आपके बोलने के स्टाइल में, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे किन लोगों का असर है, क्या आप महसूस कर सकते हैं? 2 मिनट टाइम लीजिए और उसके बाद मुझे उत्तर दीजिए। मैम, हमारे एनवायरनमेंट का असर होता है हमारे ऊपर। एनवायरमेंट का तो होता है, पर द वे यू ड्रेस अप, क्या आपका की लाइफ में कोई आसपास ऐसा है जिसके का असर आप पे हो? जिस तरह आप व्यवहार करते हो, जो आपकी रुचियां हैं, इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल, एस्थेटिक, उन पे किसी का असर पड़ा? पेरेंट्स मैम। आप देखिए असर। हम पेरेंट्स। हाँ, हाँ, पेरेंट्स का होता है, फ्रेंड्स का होता है। जो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो ना, अगर बचपन से वो साथ पढ़ते हैं, उनकी हैंड राइटिंग भी काफी मिल जाती है। बोलने का स्टाइल, व्यवहार करने का स्टाइल काफी मिल जाता है, बिकॉज वी लर्न। एंड समटाइम्स वी लर्न क्योंकि हम लोग कॉन्शियस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हम किसकी नकल कर रहे हैं, पर हम नकल कर रहे हैं। हम अपने बिहेवियर में उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो वी हैव लर्न थ्रू इमिटेशन। है बस यही। अब आपका कोई फ्रेंड होगा जो बहुत रिलीजियस है, दूसरा नहीं रिलीजियस है, कोई एक पार्टी को पर विश्वास करता है, कोई दूसरी पार्टी पे विश्वास करता है। आप देखेंगे कि आपके व्यूज, आपके एटीट्यूड्स, आपका व्यवहार, बहुत कुछ आपके मित्रों से, आपके माता पिता और आपके संबंधियों से प्रभावित होता है। कई बार हम लोग इसको जान कॉन्शियसली करते हैं कि अरे भाई, महात्मा गांधी के ही विचार हैं तो यही मेरे विचार हैं, मैं तो अहिंसा पर मत को इम्पोर्टेंस देती हूँ, मैं तो रोटी के लिए परिश्रम को इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो हम जानते हैं ये महात्मा गांधी के विचार हैं, लेकिन और हमने उसको एक्सेप्ट किया। पर समटाइम्स हमें मालूम ही नहीं होता कि ये किसके विचार है, और हम उतने उससे प्रभावित होते हैं कि उसके विचारों, उसके आचार व्यवहार, इसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। बोलने का स्टाइल, कितनी लड़कियां हैं जो एकदम गाली दे के बात करना सीख लेती हैं, होती है किसी से इम्प्रेस्ड, यस मैम। है ना? अब जरूरत नहीं होती, पर ऐसों से इम्प्रेस्ड है तो करती है। कुछ बहुत पोलाइट हो जाती हैं, दैट टू शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ समवन ऑन देम, और उनकी अपनी चॉइस भी होती है सब। तो मैंने तो ये भी देखा, मेरा और मेरी बेस्ट फ्रेंड की हैंड राइटिंग में काफी समानता थी।
बचपन में। तो आप अगर किसी से इंप्रेस्ड हैं तो आपको पता ही नहीं, मुझे नहीं मालूम मैंने कब उसका नकल किया या उसने कब मेरा नकल किया, पता नहीं किसने नकल किया, ये नहीं मालूम, बट हमारी हैंडराइटिंग काफी सिमिलर, ड्रेसअप होने का तरीका भी सिमिलर हो जाता है ना। तो हम बहुत कुछ जो है अनुकरण से सीखते हैं। जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक बच्चे को, कुछ बच्चों को बुलाया गया और एक बच्चों को पहले ही से ट्रेन कर दिया गया। तो उन बच्चों से कहा गया देखो ये 2 बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में से एक बॉक्स में टॉफी है। तो जो लीडर था उससे कहा गया कि अपना बॉक्स खोलो, तो उसके बॉक्स से टॉफी निकल आई। जिस बॉक्स से टॉफी निकली बाकी सब बच्चों ने उसी बॉक्स को खोला, चाहे उसमें निकली या नहीं निकली, इंस्ट्रक्शंस ये थे किसी एक में निकलेगी। तो उन्होंने किसको कॉपी किया? लीडर को। और लीडर कौन? वो सक्सेसफुल टू गेट अ टॉफी। आई बात समझ में? तो हम लोग बहुत कुछ नकल से सीखते हैं, और मेरे ख्याल से ये हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का बर्डन बहुत कम कर देता है। आप लोग खुद फील करते होंगे कि आपको अगर कभी, आप लोग अभी हो सकता है इंडिपेंडेंटली किसी कंडोलेंस में ना गए हो सकता है बहुत लोग गए हो। तो शुरू में तो यही नहीं मालूम होता कंडोलेंस में जाएंगे तो कैसा आचरण करना है, क्या व्यवहार करना है। जब आप वहां जाके बैठते हैं तो अब आप लोगों को देखते हैं कि लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, एंड सडनली यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट ओनली। होता है ऐसा? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए, है ना, कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हम कभी नहीं पढ़ते। जैसे मैं कभी कहीं जाती थी और मुझे भाषण देना होता था, तो मैं भाषण दे के अब वाणी को विराम देती हूँ कह के उतर आती थी। फिर मैंने देखा बहुत सारे लोग बोलते हैं जय जय हिंद जय भारत, ऐसे ये तो ज्यादा अच्छा लगता है। खाली वाणी को विराम देते हैं कह के उतर आओ, इससे जय हिंद जय भारत कह के उतरो तो अच्छा लगता है। आई अडॉप्टेड इट, कॉन्शियसली आई अडॉप्टेड इट, बट समटाइम्स हम अनकॉन्शियसली लर्न करते हैं। तो दिस वे आपका लर्निंग चैप्टर मेरी ओर से समाप्त हो गया। अब मैं, आप लोगों को कुछ पूछना हो इसमें पूछ लीजिए। अच्छा हो आप लोग लिख लिख के देखिए, और अगर आप लिख के देखेंगे, क्योंकि हमें क्या आता है उस पे हमें कभी नंबर नहीं मिलते, हमें नंबर किस पे मिलते हैं? हम क्या लिखते हैं, है ना। तो अनलेस यू प्रैक्टिस इट कि आधे घंटे में आप कितना लिख पाते हो, क्या कर पाते हो, तब तक आपको अच्छे नंबर की आशा नहीं करनी चाहिए। और सच्चाई से कहूँ, मैं जिस भाषा में बोल रही हूँ अगर उसी भाषा में लिखने लगूं तो शायद मुझे भी अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। मेरा एम आपको समझाना है, तो माई लैंग्वेज इज डिफरेंट। मैंने इतनी देर आपको एग्जाम्पल्स दिए, अगर कॉपी में मैं इतने एग्जाम्पल्स भर दूंगी तो कोई टीचर मुझे अच्छे नंबर नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? सो आपको प्रिसीजन सीखना है, आपको हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एन आंसर सीखना है, और वो किसी से सीखने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट क्वेश्चन तैयार कीजिए और आधे घंटे का टाइम सेट करके उसको किसी कॉपी पे लिखना चालू कर दीजिए। आप कितना लिख पाते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड, आपका उत्तर कितना प्रिसाइज्ड है, आप पूरे को कवर कर पाए हैं मटेरियल को कि नहीं, ये आपको स्वतः पता चल जाएगा। आप अपने आत्म निरीक्षण से इस बात को जान सकेंगे। कीप राइटिंग, मैं तो बहुत आप लोगों के पीछे पड़ी थी, क्या रिटन वर्क दीजिए, रिटन वर्क दीजिए। तो रिटन वर्क तो हो ही नहीं सकता कि मैं उसे कैसे चेक करूं। अगर कोई तरीका हो गुफरान साहब आप जरूर बताइए, मैं चेक करने में मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगेगा आप लोग का। लेकिन अगर कोई तरीका हो ईमेल से या किसी तरीके से तो आप लोग भेजिए और मैं चेक करूंगी। बट इट ऑलवेज राइट वेरी प्रिसाइज, डोंट इम्प्रेस मी बाय राइटिंग। आप अपने एग्जाम को केंद्र मानकर अपने उत्तर लिखिए। अब मैं सोच रही हूँ कि जो नेक्स्ट चैप्टर है, अगर मैं इंतजार करूँ कि अब अगले दिन करूंगी, आप लोग का मूड इधर से उधर शिफ्ट करना है तो मेरे ख्याल से बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए मैं आज, एक आपके यहाँ चैप्टर है मोटिवेशन, वो मैं सोचती थी मैं हमेशा लर्निंग से पहले मोटिवेशन ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मोटिवेशन को बिना समझे कुछ भी नहीं समझा जा सकता ह्यूमन बिहेवियर। तो आप लोग मोटिवेशन शब्द का अर्थ समझते हैं? Yes, व्हाट इज ma'am. मोटिवेशन? प्रेरणा. energize हाँ, प्रेरणा. someone. प्रेरणा उसका शाब्दिक रूपांतर है मोटिवेशन का। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मेरे ख्याल से मूव शब्द से बना है,
जो हमें किसी एक्शन के लिए मूव करता है। कोई दिक्कत है? नो अच्छा, मैम। आप में से कितने लोगों ने कितनी बार मॉर्निंग वॉक का, फिजिकल एक्सरसाइज का और अपनी स्टडीज का रेगुलर टाइम टेबल बनाने की कोशिश की? कितने लोगों ने बनाया? ऑलमोस्ट सबने। मान यस के चलो मैम। आप, है ना, कि आप एक टाइम टेबल बनाते हैं कि अब मैं बस स्टडीज इस टाइम टेबल के हिसाब से करूंगा। कितने दिन करते हैं? कुछ 2 दिन, कुछ 4 दिन, दो कुछ से एक तीन हफ्ता, कुछ 10 दिन, एंड समटाइम्स बीच में आप छोड़ देते। होता है, सबके साथ ऐसा होता यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। है ना? जैसे आपने फिजिकल जिम जाने का सोचा है, मॉर्निंग वॉक का सोचा, और सडनली यू लीव इट। क्या कारण है, क्यों छोड़ते हैं? आप छोड़ते हैं इसलिए कि द मोटिवेशन विच स्टार्टेड दिस वर्क हैज सीज्ड, खत्म हो गया। मोटिवेशन जब तक रहता है तब तक ही, मोटिवेशन के बिना कोई एक्टिविटी शुरू नहीं होती, और मोटिवेशन जब तक रहता है तब तक एक्टिविटी बनी रहती है, और जब मोटिवेशन खत्म तो एक्टिविटी खत्म। आ गई बात समझ में? तो इसलिए वो आपका बीच में छूट जाता है। अगर आप स्ट्रांगली मोटिवेटेड हो तो आप बीच में नहीं छोड़ेंगे। आप देखते हैं जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं 10-10 साल, 12-12 साल, दे वेट और अपनी दिशा नहीं बदलते। है बात सही कि नहीं? यस मैम। अब आपकी जरा सी हाँ हमको इतना प्रेरित करती है, हम फिर रुक जाते हैं कि आप लोग को क्यों मैं फोर्स कर रही हूँ, पर आदत पड़ी है ना, आप लोग के बिना मैं बढ़ती नहीं हूँ आगे। अब आपके बिना कदम बढ़ाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, जब तक आप लोग ना हाँ हूँ करते रहे। चलिए, तो व्हाट मोटिव क्या है? मोटिव इज दैट फोर्स और एनर्जी विच स्टार्ट्स एन एक्टिविटी। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? नो मैम। दैट यस मैम, आ रहा है। हाँ, Yes, दैट ma'am, आ रहा फोर्स है। विच इज, अच्छा थैंक यू, ऐसे ही कभी कभी बोल दिया करो अपने आप ही। तो दैट स्टार्ट्स एन एक्टिविटी टिल द मोटिवेशन इज देयर, एक्टिविटी सस्टेन्स। मोटिवेशन एक्टिविटी को सस्टेन करता है, उस बिहेवियर को बनाए रखता है, और द मूवमेंट मोटिवेशन सीज कर जाए, खत्म हो जाए, तो एक्टिविटी खत्म हो जाए। आप देखेंगे किताबों में आपकी बहुत सारी परिभाषाएं मोटिवेशन की दी होंगी। मैं उन परिभाषाओं पे नहीं जा रही हूँ, मैं बेसिक आपको बात कह रही हूँ जिससे कि आपको मोटिव समझ में आ जाए। मोटिव एक एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है जो हमें कार्य की ओर ले जाती है। जब तक मोटिव बना रहता है हम कार्य में लगे रहते हैं, जिस समय मोटिव खत्म हो जाता है, प्रेरणा खत्म हो जाती है, कार्य भी समाप्त हो। ठीक, अच्छा, अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने समझ ही ली होंगी मोटिव की, कि ये एनर्जी है और ये हमारे काम को बनाए रखती है। अब मोटिव में एक विशेषता, ये मोटिव आता कहां से? देखिए, मोटिव शब्द जो है वो, उसमें सबसे पहले आती है नीड, आवश्यकता, फिर आती है ड्राइव, और फिर आता है मोटिव। सबसे पहले, जैसे आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में पानी की कमी हुई, तो आपके ब्लड में पानी की कमी होगी तो क्या होगा? आपका गला सूखेगा, है? आपकी लार ग्रंथियां सूखेंगी, आपके रक्त में पानी की कमी से और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे, थोड़े बहुत अनइजीनेस आपको होगी। अब ये जो नीड है पानी की, ये क्या होगा? ये नीड ड्राइव करेगी व्यक्ति को एक्टिविटी। तो नीड के बाद ड्राइव है। ड्राइव वो चीज होती है जो हमको मूव करती है टुवर्ड्स एन एक्टिविटी, और उसके बाद है मोटिव। अब अगर आपके ब्लड में पानी की कमी है, आपकी लार ग्रंथियां सूखी हैं, तो आपकी ये जो एबनॉर्मल स्टेज है, इसको वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए ड्राइव होगी आपकी प्यास। इस सारी स्थिति को हम क्या कहेंगे? प्यास। ड्राइव, ड्राइव क्या हो गई? प्यास।
और मोटिव क्या हो गया? पानी को पाना। मेरी बात समझ रहे हैं? पानी ग्रहण Yes, करना। yes, ma'am. हाँ, तो अब पानी ग्रहण करना आपका मोटिव हो गया। तो ड्राइव है, बॉडी की एक स्टेट है विच अराइजेस, जिससे नीड अराइज होती है, नीड से ड्राइव होती है कि मूव टुवर्ड्स समथिंग समवेयर, और उसके बाद मोटिव। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब जितने भी मोटिव ma'am. होते हैं वो सबके पास एक गोल होता है। आई विश मैं आपको ब्लैक बोर्ड में, मुझे लगता है मैं इतने अच्छे से आपको ये सब समझाती, सॉरी इस समय मैं नहीं समझा पा रही हूँ। कि अब आप एक काम करिए, आप अपनी कॉपी में लिखिए सबसे पहले नीड, NEED, नीड। नीड के बाद आगे की ओर एक एरो बनाइए, उसमें लिखिए ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। और ड्राइव के आगे लिखिए, फिर ऐसे ही एरो बनाइए और उसके आगे लिखिए मोटिव। अच्छा, अब तीन हो गई है। तो अब आप देखिए नीड से, नीड क्या है, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए आपको कि ब्लड में पानी की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी, इम्बैलेंस हो गया है, ड्राई हो गई है ये आपकी लार ग्रंथियां, उनसे ड्राइव बनी, ड्राइव में प्यास है, और ये अर्जेंट बेसिस पे हमारे इस नीड की पूर्ति चाहती है, ये हमें मूव करती है, मोटिव लाती है। अब मोटिव क्या हो गया? पानी। ड्राइव क्या है? प्यास है। नीड आप समझ गए? दूसरा हो गया आवश्यकता। ड्राइव, ड्राइव के बाद हो गया प्यास। मोटिव, मोटिव होगा आपका पानी। जब तक आप पानी नहीं पाएंगे तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। आपने सुना है कि रेगिस्तान में लोग घंटों घूमते हैं सिर्फ पानी के लिए। आई बात समझ में? तो अब हो गया, मोटिव हो गया पानी। अब मोटिव अगर पानी है तो मोटिव इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, लक्ष्योन्मुख होता है। हर मोटिव का एक लक्ष्य होता है। भूख का लक्ष्य भोजन है, समझ में आ रही है बात? प्यास का लक्ष्य Yes, पानी ma'am. है। तो अब Yes, ma'am. मोटिव के आगे फिर एक एरो बनाइए जो जाएगा एक्शंस, डिफरेंट एक्शंस। मतलब आप मोटिव हो गया पानी, अब उसके पानी के बाद बिहेवियर, आप कोई ना कोई बिहेवियर करेंगे पानी पाने के लिए। आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ पानी नहीं है तो आप कोशिश करेंगे किसी से मांगे, दूर से जाएं, कहीं नल को ढूंढे, किसी वाटर कूलर को ढूंढे, है ना? तो अब मोटिव से आपका क्या हुआ? गोल बन गया। गोल क्या है? पानी पाना। और उसके लिए आप बहुत सारा व्यवहार करेंगे, और उसके बाद है जब आपको गोल अचीव हो जाता है तो आपका टेंशन रिलीज हो जाता है। टेंशन विच वाज बिल्ड बाय नीड, बाय ड्राइव, बाय मोटिव इज रिड्यूस्ड व्हेन यू अचीव योर गोल। ये बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। यस मैम आ रही है। आपने जो बनाया है, जैसे मैंने कहा था कि पहले नीड बनाइए, उसके आगे एक एरो डायरेक्ट कीजिए, वो उससे ड्राइव, ड्राइव जो है वो प्यास है, और फिर मोटिव, मोटिव क्या है? आपका गोल है, यानी पानी। और गोल, मोटिव जितने होते हैं गोल डायरेक्टेड, कोई मोटिव बिना गोल के नहीं होता। अब आपको क्या करना है कि आपको प्यास लगी है और आप पानी ढूंढेंगे। पानी के लिए आप प्रयास करेंगे, फ्रिज खोलेंगे, किसी के घर है तो उनसे पानी मांगेंगे, सड़क पे है तो कहाँ पानी मिल सकता है वहां आप पानी पिएंगे। और जैसे ही आप पानी पिएंगे आपका गोल अचीव हो जाएगा, आपका टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, और वो एक साइकिल पूरी हो जाएगी। एक बार सोच के देखिए, पूरा समझ में आया आपके? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am, hi. Yes, ma'am. तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यस कहते हैं। तो अब इसमें कोई परेशानी तो है नहीं? No, ma'am. No, एक ma'am. बात बेसिक समझ लीजिए कि मोटिव हमें हमेशा लक्ष्योन्मुख होता है।
मोटिव का कोई ना कोई गोल होता है, लक्ष्य होता है, और जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमारी बॉडी में टेंशन रहता है, हम एट ईज नहीं होते। वंस यू अचीव योर गोल तभी आपको का टेंशन रिडक्शन, या वो सीज कर ले, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए। जैसे आप आईएएस बनना चाहते थे, यू गॉट मैरिड, नाउ यू डोंट वांट टू बी एन आईएएस, तो आपने खत्म कर दिया, तो वो टेंशन अराउज नहीं करेगा। पर अगर आप आईएएस बनना चाहते थे तो जब तक आप बनते नहीं हैं तब तक आपके अंदर टेंशन रहे। कोई दिक्कत तो नहीं? No, ma'am. No, ma'am. अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो होता है, मोटिवेटेड जो बिहेवियर होता है, उसकी भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। मोटिवेटेड बिहेवियर की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली ये, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। राइट दिस पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर। फर्स्ट, एनर्जी। मैं रिपीट कर दीजिएगा। Characteristics of motivated behavior. Characteristics of motivated behavior. The very first we are going to discuss is energy. आप इमेजिन कीजिए कि आप अंधेरी रात में अकेले जा रहे हैं और पीछे से एक आदमी बंदूक लेके आ जाता है या पिस्टल लेके आ जाता है, आप कितना तेज दौड़ेंगे? अगर वो बंदूक चला दे तो उसकी गोली से हम बच सके, इतना तेज तो भागेंगे। मैम जितनी Life एनर्जी में- होगी उतना भागेंगे। अरे एनर्जी तो आप भूल जाइए, एनर्जी शॉक जितनी होती है दैट वी नेवर नो। व्हेन यू आर मोटिवेटेड, योर बिहेवियर, आप अपने बिहेवियर में ऐसी चीजें शो करते हैं जो आपने खुद कभी कल्पना नहीं करती। एक छोटा सा बच्चा 10 आदमी को हरा के चला आता है क्योंकि ही इज मोटिवेटेड। तो इसमें एनर्जी मोबिलाइजेशन होता है, सब तरफ से एनर्जी, माने आपका पाचन संस्थान जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम सस्पेंड हो जाएगा, सारी एनर्जी ब्रेन को जाएगी, ब्लड फ्लशेस टुवर्ड्स ब्रेन, और इतनी एनर्जी हो जाती है। और बहुत सारे लोग खुद ही कहते हैं, जब आप कोई बहुत बहादुरी का काम करें, कहे आपने कैसे किया, तो कहेगा मुझे नहीं मालूम, बस उस समय मेरे मन हुआ कि बस ऐसे ही करना। आप खुद सोचिए कि जब उससे आपके सारी एग्जाम्स होते सारी हैं, एनर्जी उसी टाइम आ जाती है। हाँ सारी एनर्जी आ जाती है इफ यू आर मोटिवेटेड। आप खुद सोचिए कि जब आपने परीक्षा दी तो आप कितनी कितनी रात जागे थे। अब सुबह 9 बजे भी कोई आपको फोन करे तो पता चलता है आप सो रहे हैं, मोबाइल आपका वाइब्रेशन पे। लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप उतना नहीं सोएंगे, उस दिन आप जितना मेहनत करेंगे किसी दिन नहीं और दिन नहीं करेंगे। तो वेन एवर यू आर मोटिवेटेड यू गेट एक्स्ट्रा एनर्जी, माने यू आर सरप्राइज्ड, अपनी ही शक्ति पर आपको आश्चर्य होने लगता है, अरे इतनी शक्ति है मुझ में, मैं ऐसा कर सका। जो 26 जनवरी को छोटे छोटे बच्चों को पुरस्कार मिलता है ना बहादुरी का, तो कई बार उनसे बात करिए तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैंने कैसे किया, हाँ किया तो मैंने था। तो अगर आपको जान बचानी है, शेर आपके पीछे भाग रहा है, तो आप कितनी तेज दौड़ेंगे, आप आश्चर्य करेंगे जो आप उससे रिएक्ट करें। मान लीजिए कुछ भी नहीं है और शेर का सामना हो गया, हम एकदम कॉर्नर सिचुएशन में, तो क्या हम खड़े थोड़ी ना हो जाएंगे? देन आई विल फाइट विद लॉयन, छोड़ देंगे क्या? हम उससे लड़ेंगे। और हो सकता है बाद में हम खुद ताज्जुब करें कि अरे भाई इतनी पावर मुझ में कहाँ से आई कि मैं शेर का सामना खड़े दो हाथ खाली हाथों से करने खड़े हो गए। तो ये सेल्फ प्रिजर्वेशन की जो मोटिव है, ये मोटिव हमसे करा है। आई बात समझ में? तो अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप लोग कभी मत सोचिए कि हमको ये पावर कहाँ से मिलेगी, मुझ में तो ये पावर है नहीं। आपके अंदर बहुत पावर है। वंस यू आर मोटिवेटेड तब आपको पता चलेगा। सरदार भगत सिंह में इतनी पावर थी 18 साल, कितना कुछ करके दिखा दिया। मालूम था कि मैं मरने जा रहा हूँ, नहीं बचूंगा, लेकिन किया, बिकॉज ही वॉज मोटिवेटेड। तो वंस यू आर मोटिवेटेड तो आप कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और न जीवन में आपने कभी पहले किए थे, ना आगे कर सकेंगे, लेकिन आप करके दिखा देंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कैरेक्टरिस्टिक्स No, No, ma'am. मोटिवेटेड बिहेवियर, पहली है
पहले क्या है, एनर्जी मोबिलाइजेशन, एनर्जी। ठीक है। दूसरी है परसिस्टेंस। दूसरी है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स पहला है शक्ति संचालन और दूसरा है निरंतरता। शक्ति संचालन और दूसरा है निरंतरता, परसिस्टेंस। इफ यू आर हंग्री यू गो होम, आप इंस्टीट्यूट से घर जाते हैं, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपकी मदर नहीं, तो क्या आप सोने चले जाते हैं? कैन यू स्लीप? नो मैम। No, ma'am. कैन यू गो टू नो प्ले? मैम, नो मैम, अब नो आपको मैम। खाना चाहिए, आप किचन में जाते हैं, देखते हो कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, आप फ्रिज खोलते हैं उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ देखा वहां देखा, ऑल द प्रोबेबल प्लेसेस आप देखेंगे, और अब भी कुछ नहीं है, तो पड़ोस में कौन सी नेबर आंटी है जो मुझको खाना खिला सकती है या कुछ मुझे दे सकती है खाने के लिए, या मैं कहाँ से अपनी इस क्षुधा को शांत कर सकता हूँ? यू विल फाइंड इट, यू विल नॉट गो टू स्लीप। सुल्तान सोने नहीं गया, सुल्तान एक्ट करता रहा। खुद ही बना के समझ में खा आ गई लेंगे बात? मैम हम। मैम क्योंकि मैम वो भूखा था मैम, इसलिए। हाँ, अगर आप भूखे तो आप भी, मतलब ये नहीं है कि अगर आप मोटिवेटेड टेन हैं, करते रहेंगे। हाँ, देन आप जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, आप एक्टिविटी नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये ट्राई किया, ये नहीं Yes, हुआ तो ma'am. ये ट्राई किया, कुछ ना कुछ आपको करना है। तो अनलेस द गोल इज अचीव्ड द टेंशन विल नॉट बी रिड्यूस्ड। ओके, बात समझ में आ गई? तो एक मोटिवेटेड बिहेवियर की क्या विशेषता है? पहला, वो उसमें अत्यधिक शक्ति होती है, मोबिलाइजेशन होता है, होल बॉडी की सारी शक्ति ब्रेन को दे दी जाती है, भैया तुम करो। डाइजेशन सस्पेंडेड हो जाता है, नहीं डाइजेशन में कोई शक्ति नहीं लगेगी, सारा बॉडी अपनी शक्ति किसको दे देता है? ब्रेन को। ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो होता है ब्रेन की तरफ और आप उस इमरजेंसी को मीट करते। फिर है परसिस्टेंस या निरंतरता। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप सोते नहीं, आप आराम नहीं करते, आप लगे ही रहते उसका। होता है ऐसा, है ना? मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप भूखे हैं और घर गए, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, कोई जरिया नहीं जुड़ रहा है, आप सो नहीं सकते। आप पहले कुछ ना कुछ खाएंगे, कोई ना कोई जरिया बनाएंगे जिससे कि आप खाना खाएं। ठीक। तीसरा है वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता। वेरिएबिलिटी मीन्स परिवर्तनशीलता। अब मान लीजिए एक छोटा बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, और वो चाहता है कि अपनी नर्सरी की टीचर की या प्राइमरी की टीचर का बहुत उसको अटेंशन मिले। अब वो क्या पाता है कि वो टीचर तो पढ़ाई पे ही इम्फेसिस देती, किसी और चीज पे इम्फेसिस ही नहीं देती है, तो क्या करूं? तो वो पढ़ के खूब पढ़ता है, पर अगर उसको लगता कि अरे हमने तो इतना पढ़ा तब भी अच्छे नंबर नहीं मिले, अब भी मैं पास नहीं हुआ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? देन वो एक नया और रास्ता ढूंढेगा। रोज मैं एक फ्लावर ले जाके अपनी टीचर को दूंगा। अब वो फ्लावर ले जा रहा है, पर टीचर सेड नो नो आई डोंट वांट फ्लावर्स, मेरे लिए फ्लावर तब होगा जब तुम अच्छे से पढ़ के दिखाओगे, कुछ अच्छा करोगे। अब उसने फ्लावर्स लाना भी बंद कर दिया। अब क्या करे? अब उसने क्या किया? सोशल वर्क स्टार्ट किया। मैं इतना सामाजिक कार्य करूंगा, मैं हर एक की मदद करूंगा, तो टीचर की नोटिस भी। अब उससे भी अगर टीचर ध्यान नहीं देती, तो फिर वो तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, पांचवा रास्ता। अगर वो रियली मोटिवेटेड है तो वो ये नहीं करेगा कि टीचर की अटेंशन प्राप्त किए बिना जो उसका लक्ष्य था वो शांत हो जाए। हम अपने व्यवहार को बदलते रहे। जैसे आपको अच्छे अंक पाने तो आप परिश्रम कर रहे हैं, फिर आपने देखा अच्छा खाली पढ़ने से मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, अच्छा मैं लिख के देखता हूँ। लिख के देखा तो भी मैं अपने आप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी की मदद लेके देखता हूँ, तो मैं और बुक्स लेके देखता हूँ, तो मैं अपने रीडिंग स्टाइल में परिवर्तन करके देखता हूँ। माने यू विल चेंज योर मेथड्स, यू विल चेंज योर बिहेवियर टिल यू अचीव योर। होता है ऐसा? यस सर। मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए आपको फिटनेस पसंद है, तो आप क्या करेंगे? भाई मॉर्निंग वॉक शुरू किया। अरे नहीं, मॉर्निंग वॉक से तो प्रोपोर्शनेटली बॉडी नहीं
बन रहा है, मसल्स नहीं बन रहा है, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, जिम से भी नहीं हो रहा है तो मैं डाइट में ये चीज इंक्लूड करूंगा। माने आप उसको चेंज करते रहोगे तब तक जब तक कि आपने जो सोच रखा है, जो आपकी प्रेरणा है, जो आपका मोटिवेशन है, वो आप प्राप्त नहीं कर लेते हो। ओके, कैन आई गो अहेड? यस मैम। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे प्रेरित व्यवहार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर। सबसे पहला एनर्जी मोबिलाइजेशन, दूसरा, persistence, तीसरा persistence, variability, वेरिएबिलिटी, variability, अब चौथा है रेस्टलेसनेस टिल द गोल इज अचीव्ड। मैम। जब, हाँ जी, मैम बोलिए, एक कुछ चीज पूछिए। आपको मतलब मैम पूछना ये था, मैम जब आपने लर्निंग अभी खत्म की तो मैम लर्निंग से पहले कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है, तो मैम वो जरूरी है कि वो पढ़ना मैम? हाँ, बहुत जरूरी है। अगर वो मैंने नहीं बताया है तो मैं बताऊंगी उसको, वो उसको छोड़ना कुछ नहीं है भाई। देखिए, मैं उस फेवर में जी। नहीं हूँ कि मैं सिलेबस में कुछ छोड़, मैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ओके। सिलेबस ही बताऊंगी। अगर वो रह गया तो उसे अभी करा लूंगी। ये अब शुरू कर दिया, जी इसको कर लेते हैं। अगर पहले बताया होता तो वही पहले करते हैं। हाँ मैम, इसके अच्छा, बाद बस मैम अटेंशन है और मैम लर्निंग डिसेबिलिटीज है बस। अच्छा जी, ठीक है। मैंने मोटिवेशन जी मैम। ज्ञान की पहले इसलिए किया कि मोटिवेशन बिना बताए आपको लर्निंग भी समझ में अच्छे से नहीं आएगा। कोई चीज, कोई बिहेवियर, ह्यूमन हो या एनिमल, बिना मोटिवेशन के तो स्टार्ट ही नहीं होता ना। तो इसलिए मैंने मोटिवेशन को लिया। ओके नेक्स्ट मैम। है, नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस टिल द गोल इज अचीव्ड। सिंस ऑल मोटिवेशन इज गोल डायरेक्टेड, हर व्यवहार जो है लक्ष्योन्मुख होता है। कोई व्यवहार ऐसा नहीं है जो बिना लक्ष्य हो। जब हम लोग कहते हैं ना कि अरे वो पागल है, उसको तो पता ही नहीं वो क्या कर रहा है? मान लीजिए एक आदमी दोनों हाथ दोनों पैर आसमान की ओर किए खड़ा है, मतलब लेट गया और दोनों हाथ दोनों पैर आसमान की ओर खड़ा किए, तो आप कहते हैं अरे देखो कैसी बेकार की बात कर रहा है, मतलब ये तो कोई लक्ष्य इसका होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही व्यवहार है। लेकिन नहीं, फॉर हिम ये मीनिंगफुल है। उसको लगता है छत गिरेगी तो मैं रोक लूंगा, आसमान गिरेगा तो मैं रोक लूंगा। मेंटली वो नहीं सही है। हुँ? लेकिन हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण है। जो कारण है, जो उद्देश्य है, वही क्या है? मोटिव। तो अनलेस यू अंडरस्टैंड मोटिव्स, आप व्यवहार का अध्ययन कर ही नहीं सकते। ये बात समझ में आ रही है कि हमारे व्यवहार के पीछे जो कारण है, जो उद्देश्य है, जिस लिए हमने वो व्यवहार किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलिए चौथे पे आ गए, रेस्टलेसनेस टिल द गोल इज अचीव। सिंस मोटिव इज पर्पसिव, एक पर्पस के लिए मोटिव होता है। अगर वो पर्पस हम अटेन नहीं कर पाते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, हम प्यासे हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा, तो आप बताइए, अगर हम प्यासे हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा, तो कैन आई बी एट पीस? नहीं होंगे, हम तो असंतुष्ट रहेंगे, हमारे शरीर में तो तनाव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अगर आपको क्या करना है, अगर अनलेस द टेंशन इज रिलीज्ड, टेंशन इज रिड्यूस्ड, हम नॉर्मल स्टेट पे नहीं आएंगे। और ये टेंशन तब तक बना रहता है जब तक कि हमें हमारा लक्ष्य मिल नहीं जाता। ये हो गया चौथा, कि द ऑर्गेनिज्म, प्राणी जो है वो तब तक तनावग्रस्त रहता है, रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है, जब तक कि उसे उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं। और लास्ट है टेंशन इज रिलीज, बेचैनी दूर हो जाती है जब उसे लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो 5 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बताए, शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, और लक्ष्य प्राप्त करने पर बेचैनी समाप्त हो जाती है। कोई कठिनाई? no मैम। आप 2 नो मिनट मैम। समय लीजिए। अच्छा, 2 मिनट समय लीजिए, जो कुछ आपने अभी पढ़ा है उसको देखिए कहां पर आप नहीं समझ पाए। आई थिंक इट वुड बी क्लियर,
अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं किस मर्ज की दवा हूँ, मुझसे हेल्प लीजिए। आप में से आप लोगों के क्लास और तो कोई नहीं है इसके बाद? मैम 3 बजे से मैम कंप्यूटर है मैम। 3 बजे से? तो आप लोग को यस लंच मैम। भी तो करना होगा। यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो मैं आपके और लंच के बीच में ना आऊं, पर आप मुझे ये बताओ, जैसे इस वीक के मेरे क्लासेस छूट गए, तो अगर आप लोग इसी तरह से चाहो तो कल मैं फिर इसे कंटिन्यू कर लूं इसी टाइम पे। मैम कल मैम फिर मैम 1 बजे से मैम सैटरडे है मैम, कल 1 बजे से मैम ले लीजिए क्लास। हाँ तो ले लेंगे। तो आज डिसाइड हो गया, इसके आगे का ले लूंगी। अगर आप मेरे साथ चलते जाओगे, अगर घर जाके थोड़ा सा लिख लोगे, तो आपको एग्जामिनेशन नाइट में मैं कोई फोबिया नहीं होने दूंगी पढ़ाई का, बिल्कुल नहीं होगा। सब आपको फिंगर टिप से होना चाहिए। अभी थैंक यू आप मैम। देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है कहीं पर भी? मोटिव क्या मैम है? बिल्कुल नो नहीं लग मैम, रही। नो मैम, मैम नो मैम। और आगे भी नहीं लगेगी। हम्म? अगर बिल्कुल नहीं लग रही, आगे भी नहीं लगेगी। बस एक काम करिए कि अगर आप में से किसी को भी फुर्सत हो, प्लीज, मैं नहीं जानती कि आप लोगों के ऊपर कितना भार रहता है पढ़ाई का, तो आप टाइम निकाल के 4 पेज में, 2 पेज में एक समरी शॉर्ट लिख लीजिए इसकी। आप देखेंगे एग्जामिनेशन की नाइट आपकी कितनी सुखदाई हो जाएगी। तो ठीक है, रेस्ट कल। अच्छा नावेद, मैं ये और यस गुफरान, मैम। तुम एक बात ये बताओ कि मेरे किसी थर्ड ईयर के स्टूडेंट को भी जो काम तुमने किया वही करा दो। मैम थर्ड ईयर से मैम आपने थर्ड ईयर के मैम, मैम उनका मैम का नंबर दिया था, तो मैम हाँ उनका तो फोन लगा नहीं मैम। आप डायरेक्ट मैम उनसे बात करें तो मैम वो मैम रमेश सर से बात करेंगी। नहीं, तो थर्ड ईयर में कोई लड़का आप लोग के परिचय का नहीं है? मैम वो तो हो जाएगा मैम, पर मैम ये बात तो आपको उनसे सीआर से करनी पड़ेगी ना मैम। सीआर से हमने कल बात की थी, यस हमने मैम। मिलाया था, तो उसका मिला नहीं था, फिर उसका आया था, तो मैंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे है। तो पता नहीं वो कर यस मैम। पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उससे तो बेटर ये है कि जो करने को तैयार हो उससे कराया जाए। तो मैम जैसे आप हमारे उन, सीआर एक्टिव है, लेकिन उनके साथ सब कुछ लिमिटेशन थी, नहीं कर पाए। तो मैं यस एक बार मैम, तो बात कर मैम लूंगी, लेकिन मैं मैम क्लास जैसे छोड़ना नहीं मैम, चाहती, उनका भी कर दूँ। यस मैम, मैम जैसे मैम मैंने गुफरान से करवाया, वैसे मैम उनके थर्ड ईयर का भी सीआर जो है मैम वो अपने क्लास के किसी स्टूडेंट से करवाए काम। ठीक है, ओके। आई थॉट आप लोग में कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी तो हो जाएगा, नहीं तो मैं उससे ही कह दूंगी। हैं? ओके मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से थैंक यू लंच मैम। थैंक करना, यू मैम। खूब बढ़िया से। हैं? यस ओके, थैंक यू बाय। मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम। Thank you, Gufran. Thank you, Naved. Thank you, all my यस dear मैम। students. You, are, एक you सेकंड all रुक are एक very सेक dear to me. एक सेकंड रुकना है, अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ हाँ मैम हाँ, मैम एक चीज ये पूछ बोलिए। रही थी, जैसे आपने लिखने के लिए आपने बताया कि इसको लिख लेते हैं इतना। मैम वो सारी बातें मैम मतलब जो हमने समझी, जो भी आए थे मैम, बस वही चीज़ ना मैम, इसको मैम हम पूरा नहीं 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 हाँ। नहीं, मैं आपको सच बता रही हूँ। जो आप खाली मेरा बोला लिखोगी तो उसमें उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। मैंने इतने एग्जाम्पल दिए, आप भर दोगे। माने आपका आंसर फैक्चुअल होना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं?